सो ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया है और वो कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी हमारे पास मास परसेंटेज है, स्ट्रेंथ है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है। इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग जब हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले एक बार हम लोग है ना दोबारा से पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मास परसेंटेज जो थी वो क्या थी मेरे पास, कि यहाँ पर क्या था, मास परसेंटेज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मींस मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है कितने में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में। अगर परसेंटेज निकालनी तो वी नीड टू मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्लियर है। उसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या होता था, आप लोगों ने पढ़ा था, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है किसमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर आपका कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ कहलाएगा। उसके बाद मोलरिटी है। मोलरिटी को हम लोगों ने किस प्रकार से डिस्कस किया था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी मोल्स, या जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहेंगे किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो वी नीड टू मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्लियर। तो ये हम लोगों ने चीज़ पढ़ी थी। दूसरी बात, हमने मोलरिटी के अंदर ये बातें भी पढ़ी थी कि ये जो टर्म होती है ये क्या करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मतलब टेम्परेचर के साथ ये कंसंट्रेशन टर्म हमारी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्लियर है। उसके बाद है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in total volume of solution. If volume of solution is present into ml, then we need to multiply it by 1000. क्लियर है। उसके बाद है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ये बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट के बराबर। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी यहाँ पर अलग अलग टर्म में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास कोई एसिड है तो वहाँ पर आप लोगों के पास हम लोग बेसिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई बेस है तो वहाँ पर हम लोग एसिडिटी को क्रिएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी क्या होती है, व्हाट इज एसिडिटी, जितने डिस्प्लेसेबल ऑफ OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ COH ट्वाइस है, इसमें OH कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 OH हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर OH कितना, NaOH के अंदर 1 है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। वहीं पर बेसिसिटी क्या होती है, जितने डिस्प्लेसेबल ऑफ OH नेगेटिव आयन ना होकर अब की बार क्या होंगे, H पॉजिटिव आयंस होंगे। तो HCl के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन है, 1 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पर H2SO4 के अंदर कितनी है, 2 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। H3PO के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेसेबल है, 3, तो यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी, 3। दूसरी बात, नॉर्मलिटी भी मोलरिटी की तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, इनकी यूनिट भी आप लोगों ने पढ़ी। जैसे नॉर्मलिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या पर ml। मोलरिटी की क्या यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर, और कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर को मोलर, और ग्राम पर इक्विवेलेंट लीटर को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। नेक्स्ट है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कंपोनेंट एट मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। मतलब मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। सो नेक्स्ट हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो कौन सी है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक रेशियो होता है किस किस का। अगर आप मान लो मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट A का निकाल रहे हो तो वो रेशियो हो जाएगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ B। उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट करते हैं XA से। क्लियर है। उसके बाद आप लोग देखिए जरा, अगर XA इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मोल ऑफ कंपोनेंट A अपॉन मोल ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल ऑफ कंपोनेंट B। तो अगर XB की वैल्यू निकालना हो तो ऊपर किसका आ जाएगा, यहाँ पर मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। अगर मैं इन दोनों का XA और XB का क्या करता हूँ, सम करता हूँ, तो ऑलवेज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। आपको पता है, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB एंड XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस X। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन।
और ये एक है ना यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म होती है ये। उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्या होगा, जनरली ये जो कंसंट्रेशन टर्म है आप लोगों को पता है किस लिए यूज की जाती है। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये यूज की जाती है वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन किसके बराबर होता है, मास ऑफ ए कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और पर मिलियन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई से कितने से करना पड़ेगा, 10⁻⁶ से। फॉर एग्जांपल इन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज हम लोग फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन की कंसंट्रेशन को जानने के लिए करते हैं, जिसमें भाई कितना ppm हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन फैला हुआ है, तो वो सब चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद है कुछ दूसरी इक्वेशंस हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। एक मोलरिटी की इक्वेशन होती है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन कब यूज होती है आपको पता है, मान लो मेरे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी मोलरिटी m1 है और उसका वॉल्यूम जो है वो v1 है। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, मतलब इसका वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया और सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो जो न्यू मोलरिटी आएगी वो क्या होगी, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस मोलरिटी इक्वेशन, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, सिमिलरली वी कैन आल्सो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज द n1v1 इज इक्वल टू n2v2। दिस इक्वेशन इज नोन एज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मींस वही बात हो गई कि अगर मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो उसकी नॉर्मेलिटी n1 है, उसका वॉल्यूम v1 है, और अगर मैंने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया v2 वॉल्यूम तक, तो जो अब नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी जो होगी वो क्या कहलाएगी मेरे पास यहाँ पर, न्यू नॉर्मेलिटी। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नाउ देयर इज अनदर इक्वेशन दैट इज द m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v1 प्लस v2। क्लियर है। अभी देखो ये इक्वेशन क्या करता है और किसके लिए मेजर मेनली यूज की जाती है। अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक मोलरिटी है, एक सॉल्यूशन है और उसकी मोलरिटी m1 है और दूसरा उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, v1 वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है, v1 वॉल्यूम। अब मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, वो भी सिमिलरली सेम सब्सटेंस का बना हुआ है, उसकी मोलरिटी कितनी है, m2 है, और उसका वॉल्यूम कितना है, v2 है। इन दोनों सब्सटेंस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इस वाले सब्सटेंस और एक नया सॉल्यूशन बनाया ऐड करने के बाद, तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी कितनी होगी, m3, और जो बनेगा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, v1 प्लस v2 होगा। तो अगर मुझे नए सॉल्यूशन की, जो मैंने दोनों को मिक्स करने के बाद एक न्यू सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन की मुझे अगर मोलरिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूंगा, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v1 प्लस v2। क्लियर है। सिमिलरली अगर मुझे ऐसे ही अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी n1 है, वॉल्यूम v1 है, और उसका दूसरा सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी n2 है और उसका वॉल्यूम v2 है, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो नॉर्मेलिटी कितनी होगी, n3v1 प्लस v2 के बराबर होगी। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। बट कंडीशन क्या है कि जब भी कोई दो सब्सटेंस आप लोग आपस में मिक्स कर रहे हो, एक सब्सटेंस ये वाला दोनों सब्सटेंस आप लोग आपस में मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स करने के बाद आप लोगों ने जो तीसरा सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, वो आपका न्यू सॉल्यूशन बना, उसकी कंसंट्रेशन आप लोगों ने बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेनली क्या देखना है यहाँ पर कि जो सब्सटेंस इनके अंदर आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया ऐड करने के बाद, वो सब्सटेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग इजीली कर सकते हो। हाँ, दूसरा, अगर आप लोगों के पास क्या है कि अगर सब्सटेंस डिफरेंट है, सब्सटेंस अगर डिफरेंट है तो मेनली क्या होगा वहाँ पर कि कोई भी एक एसिड है और एक दूसरा बेस है, तो वहाँ पर आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और वो क्या कर सकते हो, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। v3 मीन्स v1 प्लस v2। ये कब कर रहे थे, जब दोनों सब्सटेंस सेम थे। लेकिन अगर अब आप लोगों के पास क्या है, दोनों सब्सटेंस डिफरेंस है, एक एसिड है दूसरा बेस है, तो m1v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। आप लोग इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो कैलकुलेट। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।